Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move to the third lecture, right? So today we are going to move to the arrival of the Dutch. In last lecture दोस्तों हम लोगों ने अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज कवर अप किया था. फ्लो यही रहेगा. पहले हम लोगों को सारा का सारा यूरोपियन कंपनीज देखना है. यूरोपियन कंपनीज में वाई ब्रिटिशर्स, सिर्फ ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने ही इंडिया को कैप्चर क्यों किया और वाई दे वर द ओनली कंटेंडर्स दैट वर लेफ्ट इन आवर कंट्री. तो हमने उसके लिए कल पोर्तुगीज़ कवर किया था और हमने देखा था कि पोर्तुगीज़ की जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसकी वजह से दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन द इंडियन डोमिनियन एज सच. इंटीरियर इंडिया में उन्होंने कभी पावर फैलाने की कोशिश ही नहीं की. देयर एंटायर फोकस वाज स्ट्रैट ऑफ मलाक्का, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ. तो वैसे ही पोर्तुगीज़ के बाद द सेकेंड कंपनी दैट अराइव्ड इन आवर कंट्री वाज डच. Dutch was indeed the most significant country at that period of the time. In fact, it was Dutch people जो अर्लीस्ट लेवल पे आफ्टर पोर्तुगीज केम इन आवर कंट्री 1580s 1590s के अराउंड ही डच शिप जो है वो इंडिया में आनी चालू हो गई थी. बट अल्टीमेटली डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी एंड 1602 में ही बेसिकली डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसका अर्लीस्ट प्रेजेंस इंडिया में दिखाई देना चालू हुआ. 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम इंडिया में बना भी ली थी. तो डच के बारे में आज पढ़ना है कि सिंस दे वर द सिग्निफिकेंट पावर ऑफ द यूरोप एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, फिर भी उनको इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं था. एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश एंड डच की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स एंड डच में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया जो है वो क्यों आया. तो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स टुडे. बट जाने से पहले विल गेट द पीपीटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स. एंड एज आई टोल्ड यू कि क्रक्स मटेरियल तो आपको मैं एनसीईआरटी का प्रोवाइड कराऊंगा, बट एक बार 3-4 लेक्चर मेरे पहले हो जाने दो. डिक्लाइन ऑफ मुगल जब खत्म होगा तो मैं आपको पहले 5 लेक्चर जो है बिपिन चंद्रा के एनसीईआरटी का उसका एक कंपाइल क्रक्स ही रिलीज करवा दूंगा. बिकॉज हमारे लेक्चर अब एनसीईआरटी बेस पे नहीं है. दिस इज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि ये सारा का सारा मेरा कंटेंट है और ये मेरे हिसाब से ही चल रहा है. एंड इफ यू आर हैविंग एनी पर्सनल डाउट देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल. ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल है. सिंस ऑल द लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड देन आपको कोई भी डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो नाउ ऑन द इंस्टाग्राम चैनल्स. ओके, so let's move now. Arrival of the Dutch company या फिर Dutch East India Company, as I told you 1580s 1590s में ही डच जो है वो इंडिया में आने चालू हो गए थे. इनफैक्ट यूरोप में रेनेसां के वजह से जो बेसिकली स्पाइस की जो डिमांड आई थी, ये स्पाइसेस की डिमांड को पोर्तुगीज फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. एंड पोर्तुगीज के अंडर पूरा का पूरा इंडियन ओशियन था. बट पोर्तुगीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम रादर देन एनहेंसिंग ट्रेड को खत्म करने पे तुले हुए थे बिकॉज ऑफ देयर टैक्सेसिव मेजर, कारताज एंड काफिला सिस्टम. तो उसके वजह से जब ट्रेड हैम्पर हुआ देन ऑब्वियसली डिमांड ऑफ द स्पाइसेस इन यूरोप जो अभी भी फुलफिल नहीं हो रही थी. एंड यही डिमांड फुलफिल करने का जो इनिशियल कड़गल या फिर इनिशियल एंडिएवर किसी ने उठाया होगा तो दिस वर द डच पीपल. डच पीपल मतलब ये नेदरलैंड के लोग हैं. नेदरलैंड को आप हॉलैंड भी बोलोगे तो नेदरलैंड या फिर हॉलैंड के लोग हैं. एंड यही लोग जो दे वर बेसिकली वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेडर्स ऑफ अक्रॉस द यूरोप ऑल्सो. 1594 एंड देयर आफ्टर 1598 में उन्होंने 2 बड़े एक्सपीडिशन जो है वो किए थे फॉर द स्पाइसेस. बट स्पाइसेस जो है ट्रेडिशनली वॉट एवर योर बिलीफ माइट बी, बट स्पाइसेस जो है उसका जो लैंड या फिर एक्चुअल ओरिजिनेटर जो माना जाता है वो हमेशा इंडोनेशिया ही माना जाता है. एंड दैट्स व्हाई डच जो है वो हमेशा से इंडोनेशिया में इंटरेस्टेड थे बिकॉज वहाँ का जो ट्रेड है वो डच को कंट्रोल करना था. बिकॉज स्पाइस की डिमांड जो है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी. ऑब्वियसली आप वही आइटम में ट्रेड करोगे ना जो घर घर में बटता है या फिर घर घर में बिक सकता है. तो घर घर में बटने वाला जो आइटम जो है दैट वाज स्पाइस. एंड यही स्पाइसेस जो है उसके पीछे ये डच एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स एंड इवन पोर्तुगीज इंडिया में आए थे, हमने देखा था. तो डच जो है अल्टीमेटली दे वर द ट्रेडर ऑल्सो. ट्रेडर में उन्होंने अर्लियर जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो बनानी भी चालू कर ली थी. एंड यही जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक 1594 1598 में उन्होंने बनाई. एंड बनाने के बाद जो है बेसिकली एक इलेबोरेट ट्रेड नेटवर्क इंडोनेशिया के साथ एस्टेब्लिश कर भी लिया. अल्टीमेटली यही वाले एस्पेक्ट की वजह से डच वर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर कंट्री. एंड फिर एक 1667 में डच एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स में एक पैक्ट भी हुआ था जो यूरोप में ही हुआ था, जिसमें दोनों कंट्रीज की जो होम गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इंडोनेशिया विल रिमेन अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द डच पीपल, इंडिया विल रिमेन अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश पीपल. एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो इंडिया में इतने ज़्यादा लेवल का स्पाइस प्रोडक्शन था ही नहीं. बट इंडिया में 2 और कमोडिटीज़ थी जिसमें ब्रिटिशर्स वेर इंटरेस्टेड, दैट इज कॉटन एंड सॉल्ट पीटर. एंड दैट्स व्हाई कॉटन ट्रेड एंड सॉल्ट पीटर का ट्रेड जो है वो ब्रिटिशर्स का एक हॉलमार्क बना रादर देन स्पाइस ट्रेड. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम अगर आता है तो अल्टीमेटली कॉटन से रिलेटेड ज़्यादा आता है रादर देन स्पाइसेस. उसका रीज़न यही रहा है कि स्पाइसेस का उस टाइम पे वन ऑफ द मैक्सिमम प्रोडक्शन
एंड ओरिजिनेटर जो वो इंडोनेशिया माना जाता था, इंडिया नहीं। इंडिया बिकेम लेटर ऑन फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल एंड आफ्टर सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन, जिसकी बात थोड़े टाइम में करेंगे। बट इन एनी केस डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में अल्टीमेटली बनी, एंड 1602 में बनने के साथ साथ ही जो कार्टर ही इनको जो मिला हुआ था वो इंडिया के लिए नहीं था, वो एक्चुअल में इंडोनेशिया के लिए था। बट ऑब्वियसली जब आप पूरा का पूरा अफ्रीका को सर्कम नेविगेट करके इंडोनेशिया की तरफ जाना चाहोगे तो आपको इंडिया में कहीं ना कहीं तो एक हॉल्ट लेना पड़ेगा, वरना ये समुंदर का रास्ता इतना ज़्यादा दूर है कि रिफिलिंग आपको कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, वरना आपकी शिप जो है वो आउट ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल आर इंटरेस्टेड इन इंडिया। अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जो पहली जो फैक्ट्री जो है वो पेटापुली, नॉर्थ कोरोमंडल एंड आफ्टर मसूलीपट्टनम, दोनों 1606 में जो बेसिकली फैक्ट्रीज है वो बनी थी। नॉर्थ कोरोमंडल जो है बेसिकली ओडिशा वाला एरिया है, एंड आफ्टर मसूलीपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश वाला जो है एरिया माना जाता है। एंड आफ्टर कुछ फैक्चुअल डाटा है कि कौन सी फैक्ट्री कब बनी, यूपीएससी में तो नहीं आएगा, बट दूसरे एग्जाम पढ़ोगे तो ऐसा कोई क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाला सवाल जो यहाँ से आ सकता है। तो यूपीएससी में जस्ट पहली वाली चीजें हैं वही याद रखनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डच जो है बेसिकली दे वर द सेकेंड यूरोपियन कंपनी टू अराइव इन आवर कंट्री। इनके लिए इंडिया ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ द ट्रेड रूट सिंस 1590s इटसेल्फ। ब्रिटिशर्स ने परहैप्स अपनी कंपनी पहली बनाई थी, ब्रिटिशर्स की कंपनी तो 1599 में बनी थी, जिनको दिसंबर 1600 में अल्टीमेटली ट्रेड मोनोपोली की परमिशन बनी, बट फिर भी उनको इंडिया आते आते 8 साल लगे। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को पूरा का पूरा ट्रेड नेटवर्क ढूंढने में, डिस्कवर करने में 8 साल का टाइम लगा। एंड इट वाज इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस जो बेसिकली हेक्टर शिप के कमांडर थे वो सूरत में पहुंचे। तो इट टुक ऑलमोस्ट 8 ईयर फॉर द ब्रिटिशर्स टू रीच इंडिया, जबकि डच जो है 1602 में उन्होंने कंपनी बनाई एंड 1602 में ये लोग इंडिया में आए, बिकॉज उनको इंडोनेशिया पहले ही पता था, उनको ट्रेड रूट पहले ही पता थे। तो दैट्स अ कंफ्यूजन नहीं करना है। कंपनी क्रिएशन की अगर बात करें देन ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी, बट उनको इंडिया में आने के लिए लेट हुआ बिकॉज दे वर द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर ट्रेड रूट इन इंडिया फॉर देयर कंट्री। जबकि डच की बात करें तो डच पहले इंडोनेशिया से ट्रेड कर रहे थे। 1594, 1598 दो बड़े एक्सपेडिशन इन्होंने इंडोनेशिया के लिए कैरी आउट किए थे, तो दे वर अवेयर ऑफ द ट्रेड रूट विद इंडिया। एंड ऐसा जब इंडिया से ट्रेड करने की बात आई तो 1602 में इन्होंने जब कंपनी बनाई थी, तो ये कंपनी जो है बेसिकली इंडिया में 1602 में ही उसका प्रेजेंस हमको दिखाई देता है। एंड ये सारा का सारा फैक्चुअल डाटा जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा याद रखना है, वर्ड्स में गड़बड़ मत करो। ओके, इंडिया में आने का अगर सीक्वेंस पूछा देन ऑब्वियसली फिर डच जो है सेकेंड है, ब्रिटिशर्स थर्ड है। अगर कंपनी बनाने का सीक्वेंस पूछा तो ब्रिटिशर्स सेकेंड है, डच थर्ड है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। देयर आफ्टर फिर उनकी कुछ और फैक्चुअल डाटा जो है कि इन्होंने फिर बाकी अपनी फैक्ट्रीज है कहाँ कहाँ पे बनाई। तो गोलकोंडा की टेरिटरीज में जो है बेसिकली नागाईवंचा एंड देयर आफ्टर गोलकोंडा, दोनों टाउन है, दोनों जगह पे इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई। देयर आफ्टर सर्टन फैक्ट्रीज जो है इन्होंने लोकल इंटरफेरेंस के वजह से क्लोज भी की हुई है। एंड देयर आफ्टर इनके जो मेन राइवल जो है ब्रिटिशर्स ही रहे हैं। बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स इवन दो दे वर द मेन राइवल, इनका इंडिया में एज सच कभी इंटरेस्ट एज सच रहा ही नहीं है। ऑब्वियसली माइनर स्कर्मिशेस इंडिया में इनके चलते ही रहे। 1619, 1622, 1655 एंड 1674, देयर आफ्टर 1690, फिर 1744 के अराउंड। ये कुछ मेजर बैटल जो है इनके बीच में दिखाए गए हैं, बट नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम में वो नहीं आएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल अपॉन दैट एस्पेक्ट। बट बहुत सारे माइनर बैटल, मेजर बैटल इनके बीच में हुए विद इन आवर कंट्री, बट डच वेर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया। उनके लिए इंडोनेशिया सिग्निफिकेंट, और इन्होंने बहुत ही पहले टाइम से ही ये चीज़ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्वे भी करके रखी थी। तो एज आई टोल्ड यू कि 1619 में इनके इनिशियल फाइटिंग होने के बाद लोकल लेवल पे ट्रूस भी हुआ, बट ये ट्रूस ज़्यादा चला नहीं। बट अगर होम गवर्नमेंट की बात करें, मतलब डच गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्हीं दोनों के बीच में 1667 में पैक्ट हुआ। एंड वाया दिस पैक्ट अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि इंडोनेशिया जो है that will remain sphere of influence of the Dutch, and thereafter India will remain the sphere of influence of the British East India Company. But finally Dutch India की इंडिया में जो भी पोजीशन थी वो अल्टीमेटली कोलैप्स हुई विद बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा जो है इसको बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ हुगली भी बोला जाता है, जिसकी लेटर ऑन बात करेंगे हम लोग जब बंगाल देखेंगे तब। बट ये पर्टिकुलर बैटल फील्ड में रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंटायर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कमिंग टू हेल्प मीर जाफर। मीर जाफर को अल्टीमेटली अपनी गद्दी गंवानी पड़ी बिकॉज ही हैड आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द डच पीपल,
एंड डच पीपल का अल्टीमेटली इंडिया में जो पोजीशन है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हुआ आफ्टर दिस बैटल। बट ये हारने के बाद जो है बेसिकली वो ज़्यादा इंडिया में नहीं चल पाए एंड बाय 1795 उन्होंने इंडिया में अपनी जितनी भी पोजीशन जो थी वो ब्रिटिशर्स को बेच दी एंड बेच के इंडिया से चले गए। तो 1795 इज अ रफ ईयर। इसके बाद में हम लोग को डच प्रेजेंट जो है इंडिया में नहीं दिखाई देता है। तो दिस इज समथिंग दैट इज बैटल ऑफ बेदारा। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनका फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डच लोगों ने इंडिया में छोड़ा होगा तो इट वाज देयर फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। यही फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन बाय एंड लार्ज कार्बन कॉपी कर लिया ब्रिटिशर्स ने और अपने लिए चलाया। एंड दैट्स व्हाई फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ फैक्ट्री? इस फैक्ट्री के बारे में जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं। न सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इंडिया है बेसिकली, एंड फिर ये जो इंडिया जो है इसके हर जगह पे बेसिकली आपको कोने में जो है बेसिकली इनकी जो फैक्ट्रीज है दिखाई देगी। जैसे अगर हम लोग डच की बात करें तो डच की एक फैक्ट्री जो है बेसिकली सूरत के अराउंड थी। इनकी एक जो फैक्ट्री है वो बेसिकली मसूलीपट्टनम के अराउंड थी एंड एक जो फैक्ट्री वो पेटापुली के अराउंड थी। तो ये जो सारी की सारी फैक्ट्रीज है ये एग्जैक्टली है क्या, या फिर फैक्ट्री एग्जैक्टली चलती क्या है? तो एज यू कैन सी ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम, उसका बेसिकली फोटो है। तो यहाँ वाली फैक्ट्री है, इसके अंदर एग्जैक्टली चलता क्या है? एक फैक्ट्री की अगर बात करें देन फैक्ट्री में कुछ क्रूशल सेटलमेंट हमको दिखाई दिए। सबसे पहला वाला जो फैक्ट्री में जो बेसिकली हम लोगों को एक ये जो है ये दिखाई दिया है दैट इज स्ट्रक्चर इज बेसिकली स्टोर हाउस। देयर आफ्टर दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली रेसिडेंशियल एंड ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस। तो रेसिडेंशियल एज वेल एज ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको यहाँ पे दिखाई दिया है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये वाला एस्पेक्ट जो है परहैप्स 1700 बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डेवलप करना चालू किया। इनिशियल लेवल पे यही दो चीजें चलती थी। सो से फॉर एग्जांपल इनकी एक फैक्ट्री है सूरत में। तो इस सूरत वाली जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री में बेसिकली एक स्टोर हाउस होता था एंड रेसिडेंशियल ऑफिस जैसे जो है वो इनके होते थे। तो ये रेसिडेंशियल ऑफिसेस मतलब बेसिकली यहाँ पे इनका एक ऑफिसर आके बैठेगा। ये ऑफिसर का एक सोल फंक्शन होता था कि लोकल लेवल पे एक ट्रेड नेटवर्क जो है वो डेवलप करना है। एंड ये ट्रेड नेटवर्क जब वो डेवलप करेगा तो ऑब्वियसली फिर पूरे इंडिया में जो है बेसिकली अपने कनेक्शन जो है वो बनाएंगे एंड सारा माल जो है अल्टीमेटली फैक्ट्री में लाया जाएगा। ये लाने के बाद फैक्ट्री में एक तो स्टोर किया जाएगा और इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसको एक तो पैकेज किया जाएगा या फिर बेसिकली इसको कोई तो फाइनल प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट किया जाएगा एंड देयर आफ्टर बड़े बड़े कार्टन्स में भर के जो है इसको बेसिकली यूरोप की तरफ जो है भेजा जाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस फैक्ट्रीज वर इनिशियली मेड बाय द डच पीपल। इट वाज डच पीपल जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो इंडिया में बनाना चालू कर दी। फैक्ट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बनाया एंड बाय एंड लार्ज यही फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो ब्रिटिशर्स ने कॉपी किया। एंड दैट्स व्हाई फैक्ट्रीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन। कि एक फैक्ट्री जो इनकी होती थी आप हमेशा देखो ज़्यादा इंटीरियर में नहीं होती थी, हमेशा कहाँ पे होती थी तो कोई तो एक तो रिवर के किनारे या फिर एकदम समुंदर के किनारे, ताकि जो भी माल ये इंडिया से ला रहे हैं उनको अपने फैक्ट्री में जो स्टोर करे, पैक करे एंड देयर आफ्टर समुंदर के थ्रू जो है यूरोप में भेज दे। एंड फिर ये जो ट्रेड नेटवर्क डेवलप करने का काम जो है वो फैक्ट्री में बैठे हुए इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है करते थे। एंड फिर इसके लिए एक चेन ऑफ हायरार्की जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बनानी चालू कर दी थी। इनका नेदरलैंड में बैठ के जो है एक सुप्रीम बोर्ड हुआ करता था जिसको जेंटलमैन 17 बुलाया करते थे। इट वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टोटल 17 डायरेक्टर इनके थे, दैट्स व्हाई इसको जेंटलमैन 17 बुलाया जाता है। इनके नीचे इनकी जो मेन एशिया वाली जो सेटलमेंट थी वो कहाँ पे थी? इंडोनेशिया। इंडिया में इनकी मेन सेटलमेंट नहीं थी, इंडोनेशिया में थी। एंड दैट्स व्हाई एशिया का अफेयर जो है ये इंडोनेशिया से ही संभालते थे। जकार्ता में, जिसको पहले बैटिया बोला जाता था, यहाँ पे इनकी एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हमको दिखाई दी है। एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक हेड हुआ करता था दैट इज गवर्नर जनरल। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव का काउंसिल जिसका हेड जो गवर्नर जनरल है जो जकार्ता में बैठता था, ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद नेदरलैंड। नेदरलैंड में इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है। तो नेदरलैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे फिर ये जकार्ता वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। एंड ये सेंट्रल और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके एशिया का सारा अफेयर जो है मैनेज करते थे। एंड ऑब्वियसली इन्होंने एशिया में फिर बहुत सारी अपनी फैक्ट्रीज बना के रखी थी। उसमें अगर इंडिया साइड की अगर फैक्ट्री की बात करें तो इंडिया में इनकी दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री हैं। एक पहले कोरोमंडल कोस्ट के अराउंड थी। कोरोमंडल कोस्ट में बेसिकली पुलिकट जो है इनका सेंटर हुआ करता था। लेटर ऑन इन्होंने ये नागपट्टनम में शिफ्ट कर दिया। एंड आफ्टर बंगाल में इनकी एक मेन सेटलमेंट हुआ करती थी
दैट इज बेसिकली एंटायर बंगाल का जो बेसिकली ये है दैट इज बंगाल की फैक्ट्री जो इनकी हुगली के अराउंड थी, तो उसमें बेसिकली इन्होंने जो क्या कर लिया, देन यहाँ पे एक मेन अपना सेटलमेंट है बना लिया। तो ये जो बेसिकली हुगली के अराउंड वाला सेटलमेंट एंड देयर आफ्टर पहले ये जो है दैट इज बेसिकली नागपट्टनम वाला सेटलमेंट, ये दो इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हुआ करती थी। मतलब इंडिया में नागपट्टनम में और हुगली में एक फैक्ट्री, इनके ऊपर वो जकार्ता वाला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड एंड इनके ऊपर फिर जेंटलमैन 17, ये इनका एक रफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो है था। लेटर ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही करने वाली थी कि लंदन में बैठ के इनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड देयर आफ्टर बंगाल की जो कंपनी ये जो है फैक्ट्री है कैलकाटा की फैक्ट्री, उसका जो गवर्नर जनरल है दैट विल बिकम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट इज हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव वाज लेटर ऑन कैरी आउट। एंड दैट्स व्हाई डच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इंडिया में हर एक इनकी जो फैक्ट्री थी प्रिसाइजली ये दो फैक्ट्री, सबसे पहले जो है बेसिकली हुगली वाला फैक्ट्री एंड सेकंड इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली कोरोमंडल के अराउंड का नागपट्टनम वाला जो फैक्ट्री, ये दोनों फैक्ट्री जो है उसमें बेसिकली हम लोग को एक काउंसिल दिखाई दी है। इनफैक्ट हर एक फैक्ट्री की एक काउंसिल हम लोग को दिखाई दी है एंड फिर वो काउंसिल का एक गवर्नर होता था, गवर्नर के साथ वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे जिसमें इंपॉर्टेंट नाम जो है फैक्टर का आता है। तो हर एक पर्टिकुलर इनकी जो फैक्ट्री हुआ करती थी, ये फैक्ट्री जो है बेसिकली उसमें हम लोग को एक काउंसिल दिखाई दी है एंड ये काउंसिल में हम लोगों को एक गवर्नर दिखाई दिया है एंड देयर आफ्टर एक फैक्टर दिखाई दिया है। गवर्नर का काम होता था कि वो फैक्ट्री में बेसिकली आजू बाजू के ट्रेड जो है उनका एक नेटवर्क बिल्ड करे। ये नेटवर्क बिल्ड करने के लिए ब्रोकर या फिर दलाल की हेल्प ली जाती थी। तो दलाल जो इंडिया के इंटीरियर में जाके जो भी माल ब्रिन को चाहिए डच लोगों को लेके आता था एंड देयर आफ्टर फिर ये स्टोर किया जाता था कहाँ पे, इनकी फैक्ट्री में। एंड फैक्ट्री में अल्टीमेटली इसको एक तो पैक किया जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा एंड यूरोप में भेजा जाएगा। दैट इज हाउ दिस एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट। एंड फिर इसमें जो फैक्टर था, ये फैक्टर का मेन काम क्या हुआ होता था, तो एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री उसको मैनेज करना एंड उसके साथ साथ जो है बेसिकली कम्युनिकेशन डेवलप करना विथ वॉट एवर अथॉरिटीज दैट ही इज असाइन टू। तो उसको जिसके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करना है, तो फॉर एग्जाम्पल बंगाल की फैक्ट्री है हुगली वाली, तो उसको अगर कम्युनिकेशन डेवलप करना है जकार्ता में बैठे हुए गवर्नर जनरल से या फिर डायरेक्टली वीकेंड से जो नेदरलैंड में बैठा हुआ जेंटलमैन 17 है उनसे, तो वो उसी का काम होता था एंड वही जो है बेसिकली एक्सपेक्ट करता था कि उसके पास से काम जो है बेसिकली सारे के सारे हो। एंड दिस वाज बेसिकली देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो उन्होंने इनिशियल लेवल पे डेवलप किया था। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि बंगाल की फैक्ट्री देयर आफ्टर फिर नागपट्टनम वाली फैक्ट्री, इनका एक काउंसिल है एंड हर एक दोनों फैक्ट्री का एक इंडिविजुअल काउंसिल, इंडिविजुअल गवर्नर, इंडिविजुअल फैक्टर है। इनके ऊपर जकार्ता में बैठा हुआ सेंट्रल बोर्ड एंड उनके ऊपर फिर अल्टीमेटली जो है जेंटलमैन 17। ये इनका एक रफ एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न था जिसका फायदा ही इनको सबसे ज्यादा हुआ। फायदा सबसे ज्यादा हुआ इन द सेंस दैट कि डच पीपल ने इंडिया में जो प्रॉपर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जाता है वो ब्रिटिशर्स को बताया। इट वॉज डच पीपल जिन्होंने फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन जो है 1602 में बनाया था। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसी बनती है ये ब्रिटिशर्स को बताया था, जिसकी लेटर ऑन बात भी करेंगे कल वाले लेक्चर में जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन के ऊपर जाएंगे। तो डच का एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन या फिर लेगेसी ब्रिटिशर्स के लिए वही रही है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें डच लोगों से ही सीखी। देयर आफ्टर रिलेशन ऑफ द डच पीपल इन आवर कंट्री, अगेन ये रिलेशन में आपको जो है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेंगे। मतलब इट वाज डच पीपल जिन्होंने मुगल, मराठास, गोलकोंडा ऐसे इंपॉर्टेंट ये जो है प्रिंसिपैलिटीज है हमारी कंट्री की, उनसे कांटेक्ट भी किया एंड कांटेक्ट करके उनसे ट्रेड कंसेशन भी निकालने चालू किए। एंड यही ट्रेड कंसेशन लेटर ऑन इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मांगे, उनको भी मिले एंड उनका इनमें फायदा ही ज़्यादा हुआ। तो सबसे पहले अगर रूलर ऑफ गोलकोंडा की बात करें तो रूलर ऑफ गोलकोंडा से इनिशियल लेवल पे इन्होंने कुछ सेटलमेंट जो है बेसिकली करके रखी थी। सबसे पहले जो है बेसिकली हम लोग को दिखाई देता है कि 1606 में जब बेसिकली इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज मसूलीपट्टनम एंड पुलिकट वाले एरिया में बनाई थी, तो एट दैट टाइम इनको यूनिफॉर्म 4% की कस्टम ड्यूटी जो है बेसिकली रूलर ऑफ गोलकोंडा ने लगा दी थी। बट लेटर ऑन बेसिकली ये जो 4% की ड्यूटी जो है उसको कैंसिल कर दिया गया एंड फिर एनुअल पेमेंट ऑफ द 3000 गोल्ड पागोडा, पागोडा जो है इसको ये लोग हून भी बुलाया करते थे, तो हून हो सकता है या फिर पागोडा हो सकता है। ये करेंसी है, किसकी करेंसी है? गोलकोंडा की करेंसी है। तो गोलकोंडा की करेंसी है तो 3000 रुपए का आप एक ईयरली पेमेंट हमको कर दो भाई गोलकोंडा रूलर को, एंड आफ्टर फ्री ट्रेड जो है हमारे एरिया में से कैरी आउट करो। मतलब हमारे एरिया में आपकी फैक्ट्रीज बनाओ,
ट्रेड नेटवर्क बनाओ एंड देयर आफ्टर धंधा कैरी आउट करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज जो है उसका एक इनिशियल शो या फिर इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में डच लोगों ने ही किया हुआ दिखाई दिया है। देयर आफ्टर लोकल लेवल पे झगड़े जो है उसमें गवर्नमेंट को मजल करना, गवर्नमेंट को मजल आउट करना मतलब गवर्नमेंट को दबाना, ये भी डच लोगों ने इंडिया में सबसे पहले चालू किया है। तो गोलकोंडा के जो रूलर थे उनके अराउंड जो लोकल लेवल की जो फैक्ट्रीज जो थी उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है, सबसे पहले तो पेटापुली एंड देयर आफ्टर मसूलीपट्टनम। तो पेटापुली की फैक्ट्री जो है वो डच लोगों ने 1616 में ही बंद कर दी बिकॉज लोकल हवलदार जो है बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था। तो करप्शन के चार्जेस रखे, रूलर ऑफ गोलकोंडा ने कुछ किया नहीं, तो इन्होंने पुलिकत वाली जो पेटापुली वाली अपनी जो फैक्ट्री वो बंद कर दी। एंड लेटर ऑन 1619 में सेम चीज़ जो है मसूलीपट्टनम के साथ भी होने वाली थी, बट मसूलीपट्टनम के साथ जब वो होना चालू हुआ तब रूलर ऑफ गोलकोंडा रियलाइज कि भाई खुद जो है फॉरेन ट्रेड तो कर नहीं सकते, एंड अगर कोई दूसरा आके कर रहा है दैट टू विद गिविंग मनी, मतलब 4% टैक्सेशन या फिर 3000 रुपीज एन्युअली, 3000 हून्स या फिर पागोडा एन्युअली, तो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, उसको किल क्यों करना है भाई। तो रादर देन किलिंग इट डच लोगों को सपोर्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली फिर गोलकोंडा रूलर रियलाइज, और दे वर परहैप्स वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर टू रियलाइज कि अगर फॉरेन ट्रेड करना है देन फिर ये यूरोपियंस के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई लोकल लेवल के हवलदार को हटाया गया एंड फिर कंपनी दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके ट्रेड पैटर्न पे या फिर उनके कंडीशन के ऊपर ट्रेड करने का जो है अलाउमेंट गोलकोंडा के रूलर्स ने कर दिया। वैसे ही 1657 में राइट टू मिंट कॉइन जो है रूलर ऑफ गोलकोंडा को मिले। राइट टू मिंट कॉइन भी काफी सिग्निफिकेंट है, हमने पहले ये देखा है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल कि ओपन मिंट हुआ करते थे। ओपन मिंट मतलब बेसिकली मुगलों के टाइम से इंडिया में हम लोग को टकसाल दिखे हैं, एंड हर एक टकसाल जो है उसको हेड करने के लिए दरोगा एक टकसाल भी दिखा है हमको। तो दरोगा वॉज अ हेड। इसका पर्पस क्या होता था कि उस जमाने में पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी, मेटालिक करेंसी थी। तो मेटालिक करेंसी जो है वो बेसिकली सर्कुलेशन में अगर लानी है तो कैसी लाओगे। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आज के टाइम पे आपको बेसिकली इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो आरबीआई दिखाई देगा जो मेटालिक करेंसी सर्कुलेशन में देता है। तो अभी के लिए तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है करेंसी के ऊपर कि करेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही छापेगा। उस जमाने में आरबीआई तो था नहीं, उस जमाने में ये चीज़ करना इम्पॉसिबल था फॉर पूरे इंडिया। एंड दैट्स व्हाई मुगल या फिर जो लोकल रूलर है अपने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन जो है वहाँ पे मिंट मतलब टकसाल जो है वो ओपन करते थे। एंड फिर ये ओपन होता था मतलब कोई भी एक ऑर्डिनरी बंदा जो है, से फॉर एग्जाम्पल अभी गोलकोंडा की बात कर रही है तो बेसिकली इनमें दो कॉइन चलते थे, एक था नाम था फनम, फनम बेसिकली इनका सिल्वर कॉइन था, एंड आफ्टर एक का नाम था पागोडा, पागोडा को ही ये लोग हुन भी बुलाया करते थे जो इनका गोल्ड कॉइन था। तो एक ऑर्डिनरी बंदा है, ही इज अ ट्रेडर बेसिकली, एंड फिर ये ट्रेडर है बेसिकली एंड उसको जो है बेसिकली चाहिए 10 पागोडा। अब 10 पागोडा उसके पास है नहीं बट उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, तो अपना गोल्ड लेगा एंड गोल्ड लेके बेसिकली टकसाल में जाएगा। ये टकसाल में जाने के बाद जो है एज पर रूलर ऑफ गोलकोंडा के स्टैंडर्ड ये टकसाल फिर उसको 10 पागोडा जो है वो बना के दे देगी। इसको आप बोलोगे ओपन मिंट सिस्टम, मतलब आप अपना मेटल लेके आओ एंड मेटल लेके आने के बाद जो है बेसिकली अपनी करेंसी बनाओ एंड घर लेके जाओ। ये राइट टू मिंट जो है सर्टन ट्रेडिंग हाउसेस के पास ट्रेडिशनली इंडिया में हमेशा से ही रहा है, एंड फिर यही राइट टू मिंट जो है इवन यूरोपियंस को देने का वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस हम लोग को डच के साथ ही दिखाई देता है कि डच लोगों को ये कॉइन के राइट जो है मिले। एंड इनफैक्ट डच वर नॉट द फर्स्ट, इनफैक्ट पोर्तुगीज वर द फर्स्ट। हमने देखा है कि इवन पोर्तुगीज के पास भी राइट टू मिंट कॉइन्स इन विजयनगर एम्पायर हुआ करते थे। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है डच लोगों ने बहुत ही वेहमन तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट किया कि जिस जिस एरिया में जाते थे वो एरिया में सबसे पहले तो ट्रेड कंसेशन ले लेते थे कि भाई टैक्सेस कम करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने टैक्सेस कम नहीं किए तो हम आपके एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, हम दूसरे एरिया में जाके ट्रेड करेंगे, फिर आपको हमारे ट्रेड का फायदा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को मजल आउट करना है, फिर गवर्नमेंट को दबाना। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इवन राइट टू मिंट करेंसी जो है ये भी अपने पास लेके रखो, बिकॉज ये जब आप लोगे तो ऑब्वियसली आपके पास लोकल लेवल के जो ट्रेड कॉन्टैक्ट है वो बढ़ेंगे। अब ऑर्डिनरी बंदा एज तो कोई करेंसी बनाने जाएगा नहीं, सिर्फ ट्रेडर ही जाएगा, एंड वही ट्रेडर तो बेसिकली इनको चाहिए थे। तो इनका एक डबल बेनिफिट इसमें था कि पहले ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट भी बढ़े एंड सेकेंड थिंग ये मिंट के ऊपर जो है हैवी टैक्सेशन जो है वो भी लगाते थे। तो ऑलमोस्ट 5.5% का टैक्स था उसके ऊपर जो ये लोग वसूला करते थे। तो इनको फायदा भी हुआ एंड ट्रेड नेटवर्क भी इनका बढ़ा। एंड देयर आफ्टर फिर 1676 में
रूलर ऑफ गोलकोंडा ने इनको फरमान दे दिया दैट इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कंप्लीट फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब बेसिकली आप हमारे एरिया में आओ एंड आपको जो धंधा चाहिए उसमें आप क्या करो, ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड देयर आफ्टर फिर 1680 में अल्टीमेटली रूलर ऑफ गोलकोंडा एंड डच के बीच में हमको कुछ ना कुछ तो झगड़े भी दिखाई दिए, जिसमें अल्टीमेटली डच जो है उन्होंने रूलर ऑफ गोलकोंडा को सप्रेस कर दिया। एंड ये सप्रेस करने के बाद अल्टीमेटली रूलर ऑफ गोलकोंडा जो है उन्होंने ये जो है सरेंडर कर दिया एंड देयर आफ्टर डच के जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस है वो डच को वापस दे दिए। तो इट वाज डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने इनिशियल लेवल पे यू कैन सी वो सारी चीजें की जो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेटर ऑन करके रखी है। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि इट इज डच हु शुड हैव कंट्रोल्ड इंडिया, बट अल्टीमेटली उनका एम इंडिया में रहना था ही नहीं। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द स्पाइस आइलैंड ऑफ जकार्ता, जावा, सुमात्रा, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ पहले वो एग्रीमेंट साइन करके रखे थे कि दे विल कैरी आउट ट्रेड ओनली इन वेयर देन इंडोनेशिया, जबकि इंडिया विल रिमेन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स के हाथ में इंडिया आया। इंडिया एट दैट टाइम वाज नॉट सो फेमस फॉर स्पाइसेस, कॉटन एंड सॉल्ट पीटर, ये दो कमोडिटी वो ज़्यादा इंडिया में चलती थी। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली कॉटन जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना एंड फिर कॉटन के वजह से ब्रिटिशर्स का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेशन विद द गोलकोंडा। देयर आफ्टर मुगल की अगर बात करें तो मुगलों के साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन रखे हुए थे। तो सबसे पहले जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जहांगीर इटसेल्फ उनको बेसिकली कैम्बे एंड देयर आफ्टर अहमदाबाद वाले एरिया में जो है ट्रेड कंसेशन मिले थे। शाहजहां के टाइम पे भी अगर हम लोग बात करें देन ऑब्वियसली इसमें भी इनको सर्टन ट्रेड परमिशन जो है मिली थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ट्रांजिट ड्यूटी जो है नहीं भरनी पड़ती। दो तरीके की ड्यूटी आपको दिखाई देगी, एक तो कस्टम ड्यूटी है एंड देयर आफ्टर एक ट्रांजिट ड्यूटी है। तो बेसिकली कस्टम ड्यूटी मतलब जब आप इंडिया में आते हो या फिर इंडिया से जाते हो देन ऑब्वियसली आपको एक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। बट व्हेन आप बेसिकली इंडिया के विथ इन डिफरेंट प्रोविंसेस में ट्रैवल करते हो तो आपको ट्रांजिट ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो ट्रांजिट ड्यूटी को हटाने का काम जो है सर्टन ट्रेड रूट ये शाहजहां ने इनके लिए करके रखा था। एंड देयर आफ्टर इवन औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने पहले शाहजहां के जो ये थे दैट इज सारे वायदे थे, कंसेशन थे, वो कंटिन्यू रखे। एंड देयर आफ्टर जब औरंगजेब ने गोलकोंडा कैप्चर किया तो इवन गोलकोंडा रूलर ने डच को जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दे के रखे थे वो भी औरंगजेब ने लेटर ऑन कंटिन्यू रखे इन 1689 ऑनवर्ड। एंड देयर आफ्टर फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एम्परर शाह आलम के टाइम पे जो है बेसिकली ये जो ट्रेडिंग ड्यूटीज जो है बेसिकली इट गॉट रिड्यूस टू 2.5%, मतलब इवन कस्टम ड्यूटी जो है ये इन्होंने रिड्यूस करवा दी। ये सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंडियन रूलर जो है ये इतना फेवरेबल ट्रेड टर्म ये ब्रिटिशर्स को क्यों देते थे। इसके दो रीज़न बेसिकली हमको दिखाई देते हैं कि सबसे पहला जो है ओवरसीज ट्रेड जो है इसके ऊपर इंडियन रूलर्स का कोई ये था ही नहीं, एम्फेसिस था ही नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थे ही नहीं। हमने पहले ही देखा है, मैंने आपको पोर्तुगीज के टाइम पे ही बताया था कि शिवाजी महाराज को इस पीरियड में क्या जाता है, क्रेडिट जाता है कि ही इज़ बेसिकली द पर्सन हु रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेवल फोर्स। 1670s 1680s में शिवाजी महाराज के एक इलैबोरेट नेवल डेवलपमेंट हमको दिखाई दिया है। बट ऑब्वियसली शिवाजी महाराज का नेवल डेवलपमेंट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। अपार्ट फ्रॉम शिवाजी महाराज यहाँ पे गोलकोंडा रूलर हो सकते हैं, बीजापुर के रूलर हो सकते हैं, देयर आफ्टर इवन मुगल हो सकते हैं, इनकी तो नेवी थी ही नहीं। एंड दैट्स ये सारी की सारी जो कंट्रीज थे इंडिपेंडेंट कंट्रीज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, मुगल, गोलकोंडा, बीजापुर एंड देयर आफ्टर इवन मराठास, इनके लिए ये वाला जो ट्रेड था दैट इज ओवरसीज ट्रेड वो एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। अभी तक इनको पैसा मिलता था इंटरनल ट्रेड से ही, बट अब इनको एक एक्स्ट्रा पैसा मिलने लग गया कि ये जो बेसिकली हैटमैन है, टोपी वाले हैं जो बाहर से आ रहे हैं, इंडिया में बैठ के ट्रेड आउट कर रहे हैं, अपना अपना धंधा कर रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं माल और उसमें टैक्सेशन भी दे रहे हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इनका आर्म्स एंड एम्यूनेशन। आर्म्स एंड एम्यूनेशन मतलब यूरोपियन आर्म्स एंड एम्यूनेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी थी। एंड दैट्स अ यूरोपियन ट्रेडर जो है उनके साथ कांटेक्ट रखने में एक और बेनिफिट यही था कि बड़ी बड़ी तोहफे, बड़ी बड़ी बंदूकें जो है ये आपको प्रोवाइड करते थे। ये वाला जो एस्पेक्ट है ये इनफैक्ट विजयनगर डायनेस्टी के लिए पोर्तुगीज लोगों ने ही चालू किया था। और हमने देखा भी था कि 1509-1510 के अराउंड विजयनगर डायनेस्टी को आर्मामेंट सप्लाई करके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है उसने अल्टीमेटली गोवा वाला एरिया जो अपने लिए ले लिया। तो ये एस्पेक्ट जो है आपको थोड़े समझने पड़ेंगे कि भाई इंडियन रूलर्स वे सो कीन टू मेंटेन रिलेशन विद दिस फॉरेन ट्रेडर।
बिकॉज फॉरेन ट्रेडर जो है वो ऐसे एरिया में धंधा कर रहे थे जिसके ऊपर इंडियन रूलर जो है उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है बेसिकली जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो हमेशा से पेन पॉइंट जो है वो रहा है। एंड दैट्स अ कंटिन्यूअस यू कैन से जो ट्रेडिंग कंसेशन जो है वो बेसिकली डच लोगों ने इंडिया में लिए। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग डच लोगों का नेचर एंड पैटर्न ऑफ ट्रेड अगर देखें तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग को दिखाई देता है कि नेवल सुपीरियोरिटी ऑफ द डच। यूरोप में 14 सेंचुरी से लेके 16 सेंचुरी का पीरियड जो है वो पोर्तुगीज एंड स्पेन की राइवलरी का माना जाता है, इनकी सुपीरियोरिटी का माना जाता है। बट 16 एंड 17 सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पीरियड में डच नेवी एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश नेवी जो है वो सबसे सुप्रीम थी। एंड डच एंड ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी का पीरियड जो है ये माना जाता है। एंड फिर इसी के वजह से सबसे पहले पोर्तुगीज का कार्ता सिस्टम, काफिला सिस्टम, इन दोनों को ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो डच लोगों ने ही किया था। इट वॉज डच जो 1580s 1590s ऑनवर्ड इंडोनेशिया में जा रहे थे। ये वही वाला तो एरिया है अल्टीमेटली इंडिया एंड देयर आफ्टर फिर स्ट्रैट ऑफ मलाक्का, जहाँ पे पोर्तुगीज अपना कार्ताज लेके बैठे हुए थे, बट उसको इलेबोरेटली डैमेज करने का काम जो है ये इनिशियल लेवल पे डच लोगों ने ही किया। इट वॉज डच पीपल जिन्होंने ये शो किया था विद इन इंडिया कि अगर आप बेसिकली वायलेंस को यूज करते हो, फोर्स को यूज करते हो, तो आप अपनी यूरोपियन राइवल है वो भी इंडिया में आप खत्म कर सकते हो, प्लस इंडिया का जो इंडिजीनियस रूलर है उसको भी आप मजल डाउन कर सकते हो, उसको आप दबा सकते हो ट्रेड कंसेशन लेने के लिए। एंड मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज ओवरसीज ट्रेड में पोर्तुगीज ने दिखाई कि भाई इंडियन ओशन का ट्रेड मतलब हम, बट इनलैंड ट्रेड में ये जो है बेसिकली डच लोगों ने दिखाने का काम जो है किया था। इट वॉज डच पीपल जो सिर्फ फैक्ट्री की परमिशन मांगने के लिए इंडिया के रूलर के पास नहीं जा रहे थे, फैक्ट्री की परमिशन के साथ साथ मोनोपोली के राइट जो है वो भी हमको दो, ये मांगने की भी बेसिकली एक जो अर्लीस्ट लेवल की जो जिद है ये इन्होंने ही की थी। तो नेचर एंड देयर आफ्टर पैटर्न ऑफ द डच ट्रेड, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एंड देयर आफ्टर फिर एंग्लो डच राइवलरी की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा हम लोग को बड़ा दिखाई नहीं देता है। एंग्लो डच राइवलरी में ऑब्वियसली ब्रिटिश एंड देयर आफ्टर डच दे वर द सुप्रीम नेवल पावर ऑफ 17th सेंचुरी एंड दैट्स व्हाई दोनों में झगड़े तो बढ़ ही रहे थे। एंड उसका एक इम्पैक्ट आपको इंडिया में ग्राउंड लेवल पे भी दिखाई देगा ही देगा। बट इंडिया एज वेल एज इंडोनेशिया, ये दोनों एरिया में जो झगड़े चल रहे थे उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया इट वॉज द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ 1667 जो मैंने आपको बताया भी था, जिसमें दोनों कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया था कि इंडोनेशिया विल रिमेन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डच एंड आफ्टर इंडिया विल रिमेन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके अलावा फिर ये जो लोकल लेवल के जो राइवलरीज हुए वो डाटा थोड़ा सा अपने लेवल पे कर लो, नॉट दैट सिग्निफिकेंट। एंड फिर इन दैट मैटर अल्टीमेटली डच लोग जो उनके हाथ में फिर स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर जो उनकी मोनोपोली आ गई, जबकि अगर आप इंडिया का ट्रेड देखोगे दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके जो प्राइमरी प्रोडक्ट है जैसे कॉटन, इंडिगो, राइस, ओपीएम एंड सिल्क, इसमें भी डच लोगों ने थोड़ा थोड़ा ट्रेड जो है किया। बट ऑब्वियसली इसमें ओपीएम देयर आफ्टर फिर इसमें जो है बेसिकली कॉटन जो है एंड इवन सॉल्ट पीटर, ये बिकम सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज इंडिया में यही कमोडिटी जो है सबसे ज्यादा मिलती है। इसमें सॉल्ट पीटर जो आपने पहली बार शायद से सुना होगा, तो सॉल्ट पीटर जो बेसिकली बिहार के अराउंड सबसे ज्यादा मिलता है। इसको लोकल लैंग्वेज में मिर्ची कूट भी बोलते हो आप लोग। तो जो सॉल्ट पीटर या फिर मिर्ची कूट जो है बेसिकली गन पाउडर में यूज होता है। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द गन पाउडर एंड दैट्स व्हाई इसका एक हैवी डिमांड यूरोपियन मार्केट में था ही, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने यूटिलाइज भी किया। एंड इट वाज ब्रिटिशर्स जिन्होंने अल्टीमेटली गंगा के फर्टाइल प्लेन में ओपीएम एंड ओपीएम के साथ साथ जो है बेसिकली इंडिगो दैट इज कैश क्रॉप जो है वो ग्रो करने चालू कर दिए। ओपीएम का सिग्निफिकेंस ब्रिटिशर्स के लिए क्या था कि ओपीएम कैन एक्ट एज अ बार्टर मटेरियल इन द चाइनीज ट्रेड। तो चाइना से जो ट्रेड हो रहा था वहां से सिल्क आप लाओगे तो इन रिटर्न आप चाइना को ओपीएम सप्लाई करो। एंड देयर आफ्टर इंडिगो इसके लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वाज अ ब्लू डाई एंड ब्लू डाई मतलब कॉटन। तो इंडिया से कॉटन तो आप लेके जा ही रहे हो, तो उसके साथ साथ ब्लू डाई दैट इज बेसिकली इंडिगो जो है वो भी आप लेके जा सकते हो। तो दिस इज समथिंग अबाउट एंग्लो डच राइवलरी। एंड फाइनली रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सिग्निफिकेंट था बिकॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से नेदरलैंड की पोजीशन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी सिग्निफिकेंट हुई। अगर आप आज भी यूरोप में देखोगे तो नेदरलैंड या फिर डच जो है बेसिकली वन ऑफ द टैक्स हेवन ऑफ द एंटायर यूरोप माना जाता है। एक टाइनी कंट्री वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप भी है बिकॉज उनका सारा का सारा जो गेम था वो स्पाइस ट्रेड के ऊपर था, इंडोनेशिया के ऊपर था
एंड जैसे ब्रिटिशर्स की पोजीशन इंडिया की वजह से सुप्रीम हुई, वैसे ही नेदरलैंड की पोजीशन जो है वो इंडोनेशिया की वजह से ऊपर हुई। तो सबसे पहले इनके सक्सेसफुल होने का कारण ही वही था कि इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन द एंटायर कंट्री। 1602 में जब कंपनी बनी हुई थी, तो उस टाइम पे जो बेसिकली नेदरलैंड का किंग था, उसने नेदरलैंड की जितनी भी कंपनी है उन सबको पहले अबॉलिश कर दिया। एंड ये अबॉलिश करने के बाद उन सबके जो डायरेक्टर है, ये सारे कंपनीज के डायरेक्टर को बेसिकली ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें बेसिकली डायरेक्टर बना दिया। तो इट वाज फर्स्ट जॉइंट स्टॉक प्राइवेट कंपनी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड यू कैन से, जहाँ पे नेदरलैंड की जितनी भी प्राइवेट कंपनी सब एबॉलिश हुई और सारे कंपनी के डायरेक्टर को एक ही पर्टिकुलर बड़ी कंपनी दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर लाने का काम किया था। ऑब्वियसली 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, बट इट वाज इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल मतलब हार्डली 15 लोग जो है बेसिकली इसमें आए हुए थे और 15 लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी अंडर सर थॉमस माइथ। सर थॉमस माइथ, उनका लेवेंट कॉर्पोरेशन एंड आफ्टर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ही। बट नेचर ऑफ द कंपनी काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी राइवल विद इन डच या फिर नेदरलैंड। बिकॉज जितनी भी ईस्टर्न ट्रेडिंग वाली कंपनी थी उनको एबॉलिश करके उनके सारे डायरेक्टर को इस कंपनी में लाया था। एंड ऐसा कोई अगर कंपटीशन ही आपके सॉइल पे नहीं है देन आपकी कंपनी सिग्निफिकेंट रहेगी, वो चलती भी रहेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉब्लम था कि उसके अलावा 100 और कंपनी जो है ईस्टर्न ट्रेड में लंदन में अवेलेबल थी। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन धीरे धीरे डिटेरियोरेट हुई एज कंपेयर टू डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देयर आफ्टर फिर रिलीजियस पॉलिसीज जो है बेसिकली ये हम लोग को दिखाई देती है कि पोर्तुगीज जो है बेसिकली दे आर द कैथलिक पीपल जिनको कंजर्वेटिव माना जाता है, whereas डच जो है बेसिकली प्रोटेस्टेंट थे, मतलब बेसिकली लिबरल थे। तो लिबरल पॉलिसीज जो है ये भी इनका एक क्या रहा है, देन रीजन रहा है कि बेसिकली अगर हम देखें कि पोर्तुगीज लोग जो है वो इंडिया में फोर्सिबल कन्वर्जन जो है हमेशा कर ही रहे थे, बट ऑन दी अदर हैंड प्रोटेस्टेंट जो है वो ब्रिटेन में भी था, डच में भी था। ये एक वन ऑफ द रीजन है कि ये कंट्री इतनी सिग्निफिकेंट क्यों बनी 16-17 सेंचुरी में। प्रोटेस्टेंट इज अ लिबरल रिलीजन जो चर्च एंड देयर आफ्टर बाइबल के अगेंस्ट जाने वाले लोग थे। एंड दैट्स वो लिबरल थे, मटेरियलिस्टिक थे, उनको धंधे से लेना देना था, रिलीजियस कॉज उनमें कभी अटैच नहीं थे। पोर्तुगीज में रिलीजियस कॉज हमेशा से ही रहा है और पोर्तुगीज ने एक लार्ज स्केल कन्वर्जन जो है इनटू क्रिश्चियनिटी इंडिया में करने का ट्राई भी किया है। बट डच एंड देयर आफ्टर इवन ब्रिटिशर्स, ये दोनों को क्रेडिट जाता है कि दे नेवर ट्राइड टू कन्वर्ट इंडिया फोर्सिबली, और इसके वजह से इनको लोकल लेवल का एक्सेप्टेंस जो है वो मिला हुआ है। देयर आफ्टर रिसोर्सेस में अगर हम लोग बात करें तो इनके पास जो है स्पाइस आइलैंड दैट इज इंडोनेशिया, एंड देयर आफ्टर इवन गोलकोंडा के जो गोल्ड माइन, डायमंड माइन, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट जो ईस्ट अफ्रीका, जो ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर जो सारा का सारा जो गोल्ड माइन है ये इनके हाथ में था, तो वो भी इनको एक फायदा दिलवाया है। देयर आफ्टर फिर बेटर शिप्स मतलब फ्लूइड, जैसे हमने देखा था कि लास्ट वाले लेक्चर में, पोर्तुगीज वाले लेक्चर में, कि बड़े बड़े नाव एंड गैलियन जो है वो पोर्तुगीज इंडिया में लेके आए थे। यही नाव एंड गैलियन का भी एक्स्ट्रा या फिर एक एडिशनल वर्जन है, फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना, दैट इज फ्लूइड, जो इन्होंने ही डेवलप किए थे। एंड डेवलप करने के साथ साथ जो है बेसिकली क्या ये इंडिया में लेके भी आए थे। एंड देयर आफ्टर फिर फोकस ऑन साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, कि ये लोग अगर इंडिया के ऊपर फोकस करते देन ऑब्वियसली इंडिया में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स से डायरेक्टली अपफ्रंटली झगड़े जो है वो चालू हो जाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड जब इन्होंने इंडोनेशिया पे फोकस किया तो ब्रिटिशर्स ने इनिशियली वो ट्राई किया कि इंडोनेशिया अपने अंडर आए, बट लेटर ऑन इवन ब्रिटिश रियलाइज कि भाई ये इंडिया वाला ट्रेड ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है एज कम्पेयर टू द स्पाइस ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया। ये गैम्बल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन ने लिया था, विच अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी अ सक्सेसफुल एंडिएवर फॉर देम, जिसके बारे में लेटर ऑन देखेंगे। बट फोकल जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट था कि कहाँ पे फोकस रखना है उनको पता था। एंड दैट्स जो मेजर यूरोपियन पावर जो है उनके साथ एज सच कोई बड़े झगड़े इनके 18-19 सेंचुरी में नहीं हुए। एंड देयर आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ डच ट्रेड ऑन इंडिया की अगर हम लोग बात करें देन इट वाज डच, जो मैंने आपको बोला कि जिन्होंने इंडिया में बेसिकली धंधा मतलब बेसिकली जो ट्रेड है वो कैसी करनी है वो दिखाया था। इट वाज डच जिनका फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर जिनकी जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, या फिर इवन डच जिनका बेसिकली ट्रेड नेटवर्क जिसमें उन्होंने ब्रोकर का इस्तेमाल किया वो हो सकता है। एंड डच के फैक्ट्री सेटलमेंट जो है बेसिकली वो फोर्टिफाइड होते थे, मतलब बेसिकली उसमें बंदूकें कहाँ पे रखनी है एंड देयर आफ्टर मॉडर्न आर्टिलरी कैसे यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली अल्टीमेटली डच लोगों ने ही इंडिया में बताई।
एंड दैट्स अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड, इवन दो इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, रिमेन्स वन ऑफ द पाइवोटल इन आवर कंट्री। अगर डच लोग चाहते तो इंडिया में अपना ट्रेड जो वो बढ़ा सकते थे, बट इंडिया में उन्होंने ट्रेड ना बढ़ाने के पीछे का रीजन उनका लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस। अगर उनको कॉटन में मजा आता, कॉटन में उनको फायदा दिखता, तो जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बैठ गया था एंड दे रियलाइज कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट कॉटन नॉट अबाउट स्पाइसेस, वो चीज़ शायद डच पहले ही इंडिया में कर देते, बट अल्टीमेटली उनके जो विजन थे वो थोड़े अलग थे, फोकस अलग था, जिसका एक लॉस ही उनको हुआ। एंड दैट सम्स अप आवर एंटायर डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर टुडे। इनका डिक्लाइन एज आई टोल्ड यू कि अल्टीमेटली जो है बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ चिंसुरा के बाद जो है इन्होंने इंडिया के ऊपर गिव अप ही किया। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1795 दे सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडोनेशिया के ऊपर ही उन्होंने पूरा का पूरा फोकस किया। तो सम कॉलोनीज इन इंडोनेशिया, सम कॉलोनीज इन अफ्रीका, अफ्रीका में गोल्ड माइन, इंडोनेशिया में स्पाइस ट्रेड, यहाँ पे इनका फोकस जो है ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनका डिक्लाइन जो है इंडिया में हुआ। तो डिसइंटरेस्ट इन इंडिया इनका पहले से ही था। डच के साथ इन्होंने छोटे मोटे लेवल, ब्रिटिशर्स के साथ छोटे मोटे लेवल के झगड़े भी किए, बट वो भी ज़्यादा चले नहीं, जिसमें बस एक ही बैटल याद रखो, बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिंसुरा या फिर बैटल ऑफ बेदार। ये तीनों एक ही बैटल के नाम हैं। डच के फोर्सेस बंगाल में आ रहे थे और ये तीन बाजू बाजू के गांव हैं, चिंसुरा, हुगली एंड बेदारा। तो ये तीन अलग अलग गांव में बेसिकली डच की आर्मी छुपी बैठी थी, क्लाइव ने उनके ऊपर अटैक किया एंड तीन फ्रंट के ऊपर ये वॉरफेयर हुआ। इसके लिए इसके नाम अलग अलग होते हैं, बैटल ऑफ चिंसुरा, बेदार एंड देयरआफ्टर हुगली, बट है तो एक ही बैटल, जिसमें अल्टीमेटली डच जो है दे गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्लाइव्स फोर्सेस एंड अल्टीमेटली बाय 1795 तो वो इंडिया से पूरे के पूरे जो है चले ही गए। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस टुडे। आज के लिए इतना ही। Again, you will get the access to PPT on this Instagram channel of ours. And if you are having any kind of the doubt related to the session, then feel free to reach me on basically Instagram channel. This is sorry Telegram channel and thereafter नाम सेम ही है। इंस्टा पे जो है आपको मेरा पर्सनल एक्सेस मिलेगा, I'll reply to you on Insta. टेलीग्राम जो है वहाँ पे आपको ये PPT जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। टुमारो ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज लेक्चर नंबर 4 एंड वो 4 जो होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर होगा। तो वी आर गोइंग टू सी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में कैसी आई, उन्होंने इंडिया में डेवलपमेंट क्या क्या की है, एंड देयर आफ्टर विल मूव टू द फ्रेंच एंड देयर आफ्टर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो ये अगले 2-3 लेक्चर में जो है आई विल बी रैपिंग इट अप। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।